बच्चों, आज मैं आपको अपवाह तंत्र के अंतर्गत झीलें आती हैं उनके बारे में बताऊंगी। भारत में झीलों की संख्या अधिक नहीं है। मैंने आपको बताया नदी की संख्या अधिक है, लेकिन झीलें अधिकतर कम पाई जाती हैं। हिमालय में व अन्य पर्वतीय प्रदेशों में हम देखते हैं झीलें कम देखने को मिलती है, क्योंकि झीलों के निर्माण में जिन कारणों की आवश्यकता होती है वे यहाँ देखने को कम मिलते हैं। भारत में झीलें अनेक भागों में पाई जाती हैं, अतः उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे भूगर्भिक क्रिया से निर्मित झीलें, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, हिमानी से निर्मित झीलें, पवन क्रिया से निर्मित झीलें, घुलन क्रिया से निर्मित झीलें व भूस्खलन से निर्मित झीलें और विसर्प झीलें। इसके अतिरिक्त लैगून झीलें भी पाई जाती हैं। अब मैं आपको एक एक झील के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले भूगर्भिक क्रिया से निर्मित झीलें। भूमि के अवतलन के धरातल पर विशाल गर्त या गड्ढा उत्पन्न हो जाता है, जिसमें जल भरने पर झीलें बनती हैं। अतः ऐसी झीलों को भूगर्भिक क्रिया से निर्मित झीलें कहते हैं। इस प्रकार की झीलें कश्मीर की, वूलर तथा कुमायूं की अनेक झीलें देखने को मिलती हैं। दूसरी आती है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। वे झीलें जो ज्वालामुखी के आने से निर्मित होती हैं, उनको ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या कालडेरा में जल भरने से यह झील मिलती है। महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में लोनार झील इसी प्रकार की झील है, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुई है। तीसरी हिमानी निर्मित झीलें। वे झीलें जो हिमनदों द्वारा बनती हैं, उनको हिमानी निर्मित झीलें कहते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति हिमानी के द्वारा होती है, वे हिमानी निर्मित झीलें कहलाती हैं। हिम के पिघलने पर जल इन झीलों में इन गड्ढों में भर जाता है और इनका निर्माण होता है। कुमायूं हिमालय में राकस, ताल, भीम ताल, नैनीताल आदि झीलें इसका मुख्य उदाहरण है। कभी कभी अंतिम हिमोडों के पीछे निर्मित गर्तों में भी हिमनद पिघले हुए जल हिमोड झीलों का निर्माण करती हैं। पिरपंजाल की श्रेणी के उत्तरी पूर्वी ढालों पर इस प्रकार की झीलें अधिकतर पाई जाती हैं। अगली आती है पवन क्रिया से निर्मित झीलें, अर्थात जिनकी उत्पत्ति पवनों के माध्यम से होती है, उसको हम पवन क्रिया द्वारा निर्मित झील कहते हैं। और ये झीलें अधिकतर मरुस्थलीय भागों में पाई जाती हैं। मरुस्थल में पवन की क्रिया से ये झीलें बन जाती हैं। वर्षा काल में इनमें जल
बढ़ जाता है। वाष्पीकरण अधिक होने से इसकी सतह पर लवण की परतें एकत्रित होती रहती हैं। अतः ऐसी जो झीलें हैं वो खारी पानी की झीलें कहलाती हैं। राजस्थान में सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा ऐसी ही झीलें हैं। अगली आती है घुलन क्रिया से निर्मित झीलें, यानी वे झीलें जो कि भूमिगत जल या घुलन क्रिया से निर्मित बनती हैं, उनको हम घुलन क्रियाओं द्वारा निर्मित झीलें भी कहते हैं। चूना, पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील शैलें के प्रदेश जल की घुलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए आसाम, जहाँ इस प्रकार की झीलें देखने को मिलती है। अगली आती है भूस्खलन से निर्मित झीलें। पर्वतीय ढालों पर बड़े शिलाखंड जब गिरते हैं तो नदियों के मार्ग रुक जाते हैं तथा उनमें जल इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे एकत्रित जल से झील की उत्पत्ति होती है। विसर्प झीलें मैदानी क्षेत्र में नदियाँ घुमावदार मार्ग में बहती हैं। जब इनके मोड़ों के सिरे कट जाते हैं तथा नदी सीधे मार्ग बहने लगती है, तब विसर्प झीलें बनती हैं। गंगा की मध्य व निचली घाटी में अनेक इसी प्रकार की झीलें हमको देखने को मिलती हैं। लास्ट आपकी आती है लईगुन झीलें, जिसे अनूप झील भी बोला जाता है। नदियों के मुहाने पर समुद्री लहरों तथा पवनों की क्रिया से रेत के टीले बन जाते हैं। इसके पीछे एकत्रित जल लैगून के रूप में रहता है। उड़ीसा की चिल्का झील इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम देखते हैं भारत में सबसे अधिक झीलें उत्तरी पर्वतीय भाग में पाई जाती हैं, जैसे कुमायूं हिमालय की झील, कश्मीर की झील, वूलर झील और डल झील। सबसे पहले कुमायूं हिमालय की झीलें। हम देखते हैं कि कुमायूं हिमालय की जो झीलें हैं, यानी भारत में ये स्थित है नैनीताल, भीमताल, खुरपाताल, सातताल आदि अनेक झीलें यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा कश्मीर की झील। कश्मीर राज्य अथवा पंजाब हिमालय में हिमानी निक्षेप से जनित या हिमालय के जमाव से झीलें देखने को मिलती हैं। डल, वूलर, शेषनाग, नागिन आदि ऐसी ही झीलें हैं। नहरों द्वारा अनेक झीलों को परस्पर मिला दिया गया है। परिवहन के लिए अधिक महत्वपूर्ण ये झीलें हैं। अब आती है आपकी वूलर झील। कश्मीर की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर लंबी और 9 किलोमीटर चौड़ी है। नदियों के तलछट के निक्षेपण से यह झील उथली हो गई है। डल झील ये श्रीनगर के पूर्व में कई स्रोतों व नालों से प्राप्त जल के द्वारा बनी है। इसके तीनों ओर ऊंचे पर्वत स्थित हैं। इसके किनारे फूल व फूलों के सुंदर बाग लगे हुए हैं। तो इस तरह अधिकतर जो झीलें हैं वो हमको उत्तरी पर्वतीय भाग में देखने को मिलती हैं। अब आपकी आती है राजस्थान की झीलें।
अधिकांश राजस्थान एक आर्द्र शुष्क व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ अनेक छोटी नदियाँ मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ खारे जल की अनेक झीलें स्थित हैं, जिनमें सांबर झील मुख्य है। साधारणतः यह 129 किलोमीटर लंबी व 13 किलोमीटर चौड़ी व 14 मीटर गहरी है। वर्षा काल में यह अधिक विस्तृत एवं ग्रीष्म काल में संकुचित हो जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में अनेक खारे पानी की झीलें हैं। नमकीन झीलों में डिडवाना, लूनकरणसर, फलौदी, कछौर, रिवासा हैं। इन सभी झीलों से नमक प्राप्त होता है। उदयपुर में उदयसागर, पिछोला, फतेहनगर, जयसमंद एवं जयसमंद आदि मीठे पानी की झीलें हैं, जिनका उपयोग मुख्य सिंचाई के लिए किया जाता है। अब आपका आता है दक्षिणी भारत की झीलें। दक्षिण भारत में झीलों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ की महत्वपूर्ण झीलें हैं लोनार झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, किलेरू झील। तो इस तरह हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर झीलें पाई जाती हैं, लेकिन अधिकतर जो झीलें हैं वे पहाड़ी भागों में हैं। खारे पानी की झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जलप्रपात भी पाए जाते हैं। जलप्रपात भारत के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा इनका निर्माण होता है। इन नदियों की घाटियाँ अभी युवावस्था में है। ये प्रपात अधिक ऊंचे नहीं है। हमारे कई जलप्रपात हमें भारत में देखने को मिलते हैं। नंबर 1, महाराष्ट्र व कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी पर जोग प्रपात है। इसी तरह कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। नीलगिरी की पहाड़ियों में पायकारा नदी पर पायकारा प्रपात है, जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अतः बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है इसका। विंध्याचल पर्वत पर दक्षिणी टोस नदी द्वारा अनेक प्रपात निर्मित हुए हैं। सोन तथा बेतवा नदी भी मार्ग में अनेक प्रपात बनाती है। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट सुंदर धुआं आधार प्रपात बनाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर नदियाँ, झील, जलप्रपात हैं और ये सब हमारी आर्थिक सामाजिक उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये आज आपका अपवाह्य तंत्र ड्रेनेज सिस्टम टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।